नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है माँ का फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। बहू, जरा अपने बाबूजी के लिए एक कप चाय बना दो, सुषमा जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा। सास के इतना कहते ही जया बोली, माँ जी, सुबह से 2 बार चाय हो गई, अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, चाय वाय तो अब नहीं बनेगी। यह कहकर सुषमा जी की दोनों बहुएं आर्या और जया अपने काम में लग गईं। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। सुषमा जी के पति सुधाकर जी बोले, अरे सुषमा जी, भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। पति की बात सुनकर सुषमा जी बोली, जी अभी लगाती हूँ। यह कहकर वह रसोई में पहुंचकर सारे पतीले और रोटी का डब्बा खोलकर देखा। कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना बचा था। यह देखकर वह हैरान रह गई, परंतु फिर भी उन्होंने झट से एक थाली में खाना लगाकर अपने पति सुधाकर जी को परोस दिया। उनके पति ने कहा, एक पापड़ मिलेगा क्या? सुषमा जी बोली, जी अभी लाई। परंतु सुषमा जी ने जब पापड़ का डब्बा खोला तो उसमें एक भी पापड़ नहीं था। वह बुझे मन से वापस चली आई और पति से बोली, शायद पापड़ खत्म हो गया है, अभी मंगवा लूंगी तो शाम को खा लीजिएगा। यह बोलकर सुषमा जी चुप हो गईं। तब उनके पति सुधाकर जी बोले, सुषमा जी, देख रहा हूँ आजकल अचार, पापड़, सलाद और नमकीन खाने में कोई न कोई कमी जरूर रहती है। आखिर हो क्या गया है बहुओं को? आप बहुओं से कहिए कि रसोई की व्यवस्था सही रखा करे। सुषमा जी बोली, जी आप सही कह रहे हैं, पर वह बेचारी भी क्या करे, घर और बच्चों में इतना व्यस्त रहती हैं कि भूल जाती हैं। आज से मैं देख लिया करूँगी। तब सुधाकर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप भी कम भुलक्कड़ नहीं हैं। अब देखिए, मेरे लिए खाने में मीठा नहीं लाई। यह सुनकर सुषमा जी दौड़कर रसोई में पहुंची, परंतु रसोई में मीठा तो कुछ था ही नहीं। तब वो एक गुड़ का टुकड़ा उठा लाई। ये लीजिए। गुड़ देखकर सुधाकर जी बोले, अरे गुड़ कौन खाता है? कल ही तो मैं गुलाब जामुन ले आया था, जरा कटोरी में लेकर आइए। सुषमा जी उदास होकर बोली, जी मैंने अभी देखा, फ्रिज में केवल चाशनी पड़ा है, हो सकता है बच्चे खा गए होंगे। आप अभी गुड़ से काम चला लीजिए, शाम को बेटे कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे, तब खा लीजिएगा। पत्नी की बात सुनकर सुधाकर जी बोले, वाह सुषमा जी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। बेटे इतना कमाते हैं और मेरी पेंशन का भी सारा पैसा घर में ही दे देता हूँ, फिर भी इतनी कमी क्यों होने लगी है? आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलिए अब जाकर आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आप भी खाना खाकर सो जाइए। सुषमा जी बोली, जी आप अपने कमरे में चलिए, मैं अभी आती हूँ। परंतु रसोई में तो अब खाना था ही नहीं। सुधाकर जी की थाली में एक रोटी बची हुई थी। सुषमा जी बची हुई सब्जी के साथ रोटी खाकर और पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गईं तथा अपने अतीत की यादों में खो गईं। अपने बहू बेटों को प्यार और अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया था हमने, जो आज अपने ही घर में 2 रोटी खाने को तरस रहे हैं। हम अपनी पूरी उम्र जिनके लिए अभाव में घिस घिस कर निकाल दिया हमने, परंतु इन्हें कोई कमी न होने दी। आज वही बच्चे हमसे संबंध नहीं रखना चाहते। न कभी गलत बोला, न गलत किया, फिर यह सजा क्यों? सुधाकर जी एक बैंक में क्लर्क थे और सुषमा जी एक कुशल गृहिणी बनकर अपने पूरे घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाला था। सुधाकर जी की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, फिर भी सास ससुर की दवा, सेवा तथा बच्चों के खाने पहनने और उनकी शिक्षा में सुषमा जी ने कभी कोई कमी नहीं होने दी। कुछ सालों बाद बैंक से लोन लेकर उन्होंने एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया, ताकि किराए के मकान की सुविधाओं से फुर्सत मिल सके। ऐसे ही बच्चों को भी शिक्षा लोन पर दिलाकर उन्हें अच्छे पदों पर स्थापित कर दिया। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं को अपनी बेटी बनाकर रखा उन्होंने। कभी किसी प्रकार की
कोई कमी नहीं होने दी उन्हें। कभी भी उनके मायके आने जाने पर रोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी सुविधा के लिए पोते पोतियों की देखरेख भी खुद ही कर लेती थी। सुषमा जी के राज में दोनों बहुएं घर और बच्चों से बेफिक्र होकर खूब देश विदेश घूमी। परंतु सुधाकर जी के रिटायरमेंट और सुषमा जी के घुटनों के दर्द बढ़ने के कारण दोनों बहुएं बदलने लगी। घर की व्यवस्था ठीक तरह से बनी रहे, कोई भेदभाव न हो, इसलिए सुधाकर जी ने अपनी 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू जया और दूसरे महीने की पेंशन छोटी बहू आर्या को देने का निश्चय कर लिया। पेंशन मिलने के पहले दोनों बहुएं उनकी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उनके खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखती। परंतु जैसे ही पेंशन उनके हाथ में आ जाती, वो उनका परवाह करना छोड़ देती। अचार, पापड़, मिठाई, नमकीन सभी चीज के डिब्बों को ताले में बंद कर देती। खाने में भी 2 की जगह 1 व्यक्ति के लिए खाना बनाती और बुढ़ापे में भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है। क्या करे? अगर सुषमा जी सोचती कि अपने हाथ से कुछ बना ले तो रसोई के सारे सामान में ताला लगी देखकर टाल जाती और सिर्फ पानी पीकर रह जाती। अगर सुधाकर जी बाजार से कभी कुछ खाने पीने का सामान ला देते तो दोनों बहुएं कहती थी कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस उम्र में घर में छुप छुप कर खाते हैं। कल को अगर हमने भी कुछ छुपा दिया तो आप हम पर इल्जाम मत लगाइएगा। यह सुनकर सुधाकर जी और सुषमा जी चुप रह जाते। सुषमा जी पहले दिन भर रसोई में एक पाँव पर खड़ी होकर सारे काम करती थी। दोनों बहुएं बच्चों के नाम पर आराम करती थी, मगर उनके घुटने की दर्द की वजह से वह रसोई के कामों में अब उनका हाथ नहीं बटा पाती थी, जिस वजह से दोनों बहुओं को उन पर गुस्सा आने लगा था। वह कहती थी, घर के सारे काम हम दोनों करते हैं, आप खाना खाकर हाथ धोकर अपने कमरे में चल देती हैं, उस पर भी कम खाना बनाने की शिकायत करने से पीछे नहीं हटती हैं। इस बुढ़ापे में अपनी चटोरी जबान पर लगाम लगाइए, वरना बुढ़ापे में बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। बहू की बात सुनकर सुषमा जी सोचने लगी, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक आदमी खुद से तो मर सकता नहीं है, लेकिन अगर सुकून की 2 रोटी न मिले तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अब मुझे ही कुछ प्रयास करने होंगे। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यह सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। शाम 5 बजे सुधाकर जी ने उन्हें उठाया और कहा, सुषमा जी आप मेरे साथ सैर पर चलेंगी? जी जरूर चलूंगी। यह कहते हुए सुषमा जी जल्दी से तैयार हो गईं पति के साथ सैर पर जाने के लिए। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए बेटे रोज शाम को कुछ न कुछ मिठाई जरूर लाते। बहुएं भी दिखाने के लिए सास ससुर के लिए भर पेट खाना बनाती। 2 दिन बाद सुधाकर जी ने सुषमा जी के हाथ में अपनी पेंशन ला कर रख दी और कहा, यह लीजिए सुषमा जी, और इसे घर में बहुओं को दे दीजिए ताकि रसोई अच्छे से चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल अच्छे से ही चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इससे पहले ही बड़ी बहू जया चाय बिस्किट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि उसे पता था इस बार पेंशन उसे मिलने वाली है। बड़ी बहू को देखकर सुषमा जी बोली, बड़ी बहू आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैगन का भरता और मसाला पराठा बनाओ, तुम्हारे ससुर जी को यह सब बहुत पसंद है। जया ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, परंतु मन में तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। पर वह सोच रही थी कि एक बार पेंशन दे दें, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद लेकर खाती हैं। सुधाकर जी जब खाने बैठे तो सुषमा जी भी उन्हीं के साथ खाना खाने बैठ गईं और भर पेट स्वाद लिया। सुषमा जी अपनी थाली रखने जा ही रही थी कि जया ने कहा, माँ जी मुझे पेंशन कब दे रही हैं आप? महीने का राशन भरना है। बहू की बात सुनकर सुषमा जी बोली, हाँ अभी तुम्हारे बाबूजी अपना पेंशन नहीं लाए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, दूंगी तो तुम्हें ही, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा एक काम करो, छोटी बहू आर्या से कह दो आज रात के खाने में पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बना ले। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझें। ऐसे ही करते करते 1 सप्ताह निकल गया।
पेंशन न मिलने की वजह से बड़ी बहू जया अब बौखलाने लगी। रात के खाने के बाद वह सबके सामने बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, यूं बिना पैसे के मुझसे घर नहीं चल रही है। फिर आज तो 1100 रुपये का सिलेंडर भी आया है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, यह मेरा फैसला है। यह सुनकर सुधाकर जी और सुषमा जी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा जो सिर झुकाए बैठे हुए थे। सुषमा जी बोली, बेटा खाने को तो तुम हमें अभी भी नहीं देती, लेकिन हमारे पेंशन के लालच में ही तुम हम लोगों को खाना देती हो। ये मत भूलो कि बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं, तुम जैसी हो वैसी की वैसी ही बनी रहोगी और किसी से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। यह कहकर सुषमा जी अपने कमरे में चली गई। सुधाकर जी को बात समझते देर नहीं लगी कि सुषमा जी ने अभी तक पेंशन के पैसे बहू को नहीं दी है। वो मन ही मन सोचने लगे कि आखिर आजकल सुषमा जी को हुआ क्या है। उन्होंने आखिर अभी तक पेंशन के पैसे बहू को क्यों नहीं दिए। वैसे भी वह घर की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता था, वह उसी में खुश रहते थे। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पत्नी को खाना नसीब ही नहीं होता है। घर में जो भी हो रहा था उसमें उनके दोनों बेटों का पूरा सहमति था। अगले दिन सुषमा जी अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली रीना की मदद से रसोई का रूप दे चुकी थी। नाश्ते के बाद सुधाकर जी, सुषमा जी और रीना तीनों चाय पी रहे थे। यह देख जया और आर्या ने कहा, यह आजकल माँ जी को क्या हो गया है, हमारे ही घर में अपनी रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो सोचा होता उन्होंने। तभी सुषमा जी बहू की बात सुनकर बोली, बहू लोग को तो कहते रहने दो, मैंने सब सोच लिया है। तुम लोगों को अब हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब से हमारा खाना रीना बनाएगी, इसलिए पेंशन के पैसे अब हम तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे। उन्होंने अपने दोनों बेटे उमेश और दिनेश की तरफ देखते हुए कहा, और हाँ, तुम लोग इस घर का किराया दिया करोगे। शायद तुम भूल गए हो कि अभी भी यह घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है, और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही मेरा घर खाली कर दो। किसी और को घर किराए पर देकर हम किराया वसूल लेंगे, साथ में इज्जत भी। माँ की बात सुनकर दोनों बेटा और बहू दंग रह गए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि सीधी सादी दिखने वाली माँ का ऐसा विकराल रूप भी देखने को मिलेगा। बदतमीजी दुर्व्यवहार करने की वजह से पेंशन के साथ साथ घर भी हाथ से निकल गया। अब उनके रहने के लिए सर पर छत भी नहीं था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, जो गलत करते हैं उन्हें सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस माता पिता ने जीवन भर संघर्ष किया उन्हें सुकून से जीने का पूरा अधिकार है। अगर बच्चे माता पिता को 2 सुकून की रोटी भी न दे पाएँ तो फिर ऐसे बच्चों का क्या लाभ। अगर माँ अपने प्यार से घर को बना सकती है तो फिर वह गुस्सा होने पर पूरे घर को तोड़ भी सकती है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।